नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। लेसन नंबर 1 अपन का चल रहा था और लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा था, भोजन के बारे में पढ़ा, भोजन के प्रकार के बारे में पढ़ा, इसके अलावा कुपोषण के बारे में पढ़ा, कुपोषण के प्रकार पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीने योग्य पानी के गुण। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम? पीने योग्य पानी के गुण। ठीक है दोस्तों, तो पीने योग्य पानी के गुण, पीने योग्य पानी के गुण, जो हम पानी पीते हैं उसमें क्या क्या गुण होना जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों, कहा जाता है, डॉक्टर की के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट मानी जाती है। और इसके अलावा जो पानी हम पीते हैं वो किस प्रकार का होना जरूरी है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर बात करें तो पानी किस प्रकार का होना चाहिए, तो ऐसा पानी हमें पीना चाहिए जिसमें आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो। तो हम कह सकते हैं कि पीने योग्य पानी में, पीने योग्य पानी में आंखों से दिखने वाले कण, आंखों से दिखने वाले कण व वनस्पति नहीं हो, वनस्पति नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा उसमें है कि शरीर को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए। जो हम पानी पी रहे हैं उसमें शरीर को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। तो अपन कह सकते हैं कि शरीर को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। ठीक है, सूक्ष्म जीव नहीं हो, शरीर को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव भी नहीं होने चाहिए। ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट है कि जो हम जल पी रहे हैं उसका जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। ठीक है, जल का पीएच क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। क्लियर है बात? जल का पीएच कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। यानी जो हम जल पी रहे हैं उसका पीएच कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है कि जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होना चाहिए। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जल में पर्याप्त मात्रा में क्या घुली होना चाहिए? ऑक्सीजन घुली होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पीने योग्य पानी के गुण हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि अपन को ध्यान रखनी है। डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पीने योग्य पानी के गुण बताइए, तो सबसे पहला कि पीने योग्य जो पानी है उसमें आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होना चाहिए। सेकेंड हम बात कर सकते हैं कि शरीर को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव भी उसमें नहीं होना चाहिए। थर्ड हम कह सकते हैं कि जल का पीएच से संतुलित होना चाहिए। और नंबर 4 कि जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि जो पानी है उसका क्या क्या गुण होना चाहिए, किस प्रकार का हमें जल पीना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि दूषित जो जल होता है उसे क्या दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक है ना यार, दूषित जल के दुष्प्रभाव। ठीक है, देखो दूषित जल के दुष्प्रभाव, सेकेंड टॉपिक है अपन का दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव। ठीक है दोस्तों, दूषित जल के दुष्प्रभाव, क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। दूषित जल अगर हम पीते हैं, यानी ऐसा जल हम पिएंगे जो कि कीटाणुओं से युक्त है, जो कि जिसमें बहुत सारे कण पड़े होंगे, तो अगर ऐसा जल पीते हैं तो क्या हमारे शरीर पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये हमें ध्यान देना जरूरी है। तो जल को पीते वक्त बहुत ही सावधान रखनी चाहिए। फिल्टर पानी पीना जरूरी है। ऐसा जल आरओ वाला पानी हमें पीना चाहिए। अगर मान लो ऐसा आरओ नहीं है घर में तो पानी को गर्म करके जरूर पीना चाहिए। ठीक है, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो शुद्ध जल होता है हमारी बहुत सारी बीमारियों से रक्षा भी करता है। अब दूषित जल अगर हम पीते हैं तो उससे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि दूषित पानी पीने से कई बीमारियां हो सकती है। ठीक है, दूषित पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे हम बात करें कौन कौन सी, हैजा और पेचिस, है ना, हैजा और पेचिस जैसी बीमारियां हो सकती है।
कब? जब हम दूषित पानी पिएंगे। सेकंड, हम बात करेंगे कि दूषित पानी पीने से वायरल संक्रमण जैसी बीमारियां भी हो सकती है। कौन सी? वायरल संक्रमण जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। वायरल संक्रमण जैसी बीमारियों की अगर हम बात करें तो जैसे हम बात करें हिपेटाइटिस, ठीक है, हिपेटाइटिस हो सकता है, फ्लू, ठीक है, इसके अलावा कोलरा, इसके अलावा टाइफाइड है ना, टाइफाइड हो सकता है, पीलिया, हाँ सभी ने सुना होगा पीलिया का नाम। पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हमें इससे हो सकती है, क्योंकि ये संक्रमण बीमारियां होती है जो कि पानी की वजह से फैलती है। तो हाँ, मच्छरों की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती है। तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हम इनसे हम ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक बार राजस्थान में क्या हुआ था कि यही दूषित पानी की वजह से राजस्थान में एक बहुत ही जबरदस्त और हानिकारक बीमारी उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम था नारू। ठीक है, क्या नाम था? नारू, या इसको कहते हैं हम बाला, नारू या बाला। ठीक है, बाला एक गाना भी था अक्षय कुमार के द्वारा, बाला 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 ना। ठीक है, तो यानी कि नारा या बालू रोग हो सकता है। और इस रोग का जो रोग जनक है, ठीक है, बाला या नारू रोग जो है, इसका जो रोग जनक है, इस रोग जनक का नाम था दोस्तों ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस है ना, मेडिनेंसिस ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस है ना, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस इस बाला या नारू रोग का रोग जनक है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नारू या बाला जो रोग है, इसके रोग जनक का नाम बताइए, तो ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा कि दूषित पानी पीने से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इससे कुछ बीमारियां जैसे हेजा पेचिस हो सकती है, वायरल संक्रमण बीमारियां भी हो सकती हैं। कौन कौन सी? हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि राजस्थान में इसी गंदे पानी की वजह से एक समय बहुत भयंकर बीमारी हुई थी, उसका नाम था बाला या नारू रोग, और इसके रोगजनक का नाम था ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं, इसी लेसन में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और उस टॉपिक का नाम है मोटापा। क्या है दोस्तों? मोटापा। नाम सुना होगा सभी ने, बहुत सारे लोग मोटापा से ग्रसित होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मोटापा से ग्रसित होते हैं, जिनको बहुत सारी हानिकारक बीमारियां हो जाती हैं और चलने फिरने में परेशानी आती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोटापा भी एक क्या है? गंभीर बीमारी है। दोस्तों, मोटापा किसे कहते हैं? कि जब अत्यधिक शारीरिक वसा, ध्यान समझिएगा, जब अत्यधिक शारीरिक वसा, लिख देता हूं मैं, जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे तो उसे हम कहते हैं मोटापा। तो उसे मोटापा कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? मोटापा। ठीक है, यानी जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? मोटापा कहते हैं। ठीक है, अब जो मोटापा है, इसमें अपने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, शरीर भार सूचकांक। ठीक है, शरीर भार सूचकांक, इसको अपन कहते हैं BMI, बॉडी, यहां पर लिख देता हूं, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो कि इसकी सहायता से मोटापा को मापा जाता है। किस प्रकार से? अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि शरीर भार सूचकांक क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव भार व लंबाई का अनुपात जो होता है, उसे हम कहेंगे BMI। मानव भार और लंबाई का जो अनुपात होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? BMI, यानी शरीर भार सूचकांक कहते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा और समझाते हुए यहाँ पर एक बात बोलूंगा कि जो BMI है,
क्या है, बीएमआई। ठीक है, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, जोर से बोलिएगा, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर भार सूचकांक जो है, अगर बीएमआई का मान 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच है, ठीक है, अगर बीएमआई का मान 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच है, तो अपन कहते हैं कि जो मोटापा होता है, मोटापा है दोस्तों, वो पूर्व की स्थिति में होता है, यानी नॉर्मल कह सकते हैं, पूर्व स्थिति नॉर्मल, है ना, उसे हम मोटापा नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो जो बीएमआई है, ये बीएमआई 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो मोटापा से ग्रसित हो जाता है। किससे ग्रसित हो जाएगा, मोटापा से ग्रसित हो जाएगा। यानी कि जब बीएमआई का मान 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच है तो पूर्व की स्थिति में होगा, और अगर 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो फिर वो मोटापे से ग्रसित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मोटापे से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। देखो, मोटापा एक बीमारी है, ठीक है, मोटापा, लेकिन अब मोटापा बढ़ने से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं मोटापे के अलावा, तो रोग, मोटापे से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, हृदय रोग हो जाता है, ठीक है, हृदय रोग हो सकता है। इसके अलावा मधुमेह हो सकता है, और निद्राकालीन श्वास समस्या, निद्राकालीन श्वास समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, श्वास समस्या, निद्राकालीन श्वास समस्या भी उससे उत्पन्न हो सकती है, हो जाती है। ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं कि मोटापे से होने वाले रोग हृदय रोग है, मधुमेह है, निद्राकालीन श्वास समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे मोटापे के कारण। मोटापे के कारण, मोटापा क्यों होता है, बात समझ में आए, मोटापा क्यों होता है, क्या कारण है कि मोटापा होता है। तो हम कह सकते हैं पहला यहाँ पर कि अधिक चर्बी युक्त भोजन करने से, अधिक चर्बी युक्त भोजन, अधिक चर्बी युक्त भोजन करने से भी मोटापा हो जाता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करेंगे, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि जलेबी खाना, है ना, कचौरी खाना, समोसे खाना, तो इनसे अधिक चर्बी, क्योंकि इनका क्या होता है, शरीर में पाचन नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए है, इससे मोटापा हो जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं जंक फूड, है ना, जंक फूड वह कृत्रिम भोजन से भी मोटापा होता है। जंक फूड और कृत्रिम भोजन करने से भी मोटापा होता है। जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, इस प्रकार के आजकल अलग अलग आइटम चल रहे हैं, तो इनसे भी मोटापा हो सकता है। तीसरा हम बात कर सकते हैं कि कम व्यायाम व स्थिर जीवन यापन, कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन से भी मोटापा होता है। तो ये कारण है कि मोटापा क्यों होता है, अधिक चर्बी युक्त भोजन करने से, जंक फूड व कृत्रिम भोजन से, और कम व्यायाम स्थिर जीवन यापन से मोटापा होता है दोस्तों। ठीक है।